गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मतदान की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और न्यूज नेशन अब आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है एग्जिट पोल, जिसके आधार पर हम ये कोशिश करेंगे कि आपके सामने एक तस्वीर प्रस्तुत करें जो ये कह सकती है कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में किसकी सरकारें बन सकती हैं। गुजरात का आंकलन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन अब से कुछ देर बाद, क्योंकि मतदान की प्रक्रिया अभी सिर्फ 5 बजे खत्म हुई है। लेकिन उससे पहले आपके सामने अब हम हिमाचल प्रदेश पर क्या होने जा रहा है इससे पर्दा उठाने जा रहे हैं। आइए आपको बता दें 68 सीटों की इस विधानसभा में जहां मतदान पूरा हो चुका है वहां पर क्या स्थिति निकल कर आ सकती है। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में 48% मतदान जा सकता है, जबकि कांग्रेस के खाते में 42% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, अन्य के खाते में 10। तो यानी कि बहुत बड़ी बढ़त, तकरीबन 6% की बढ़त है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस के ऊपर अगर आप वोट परसेंटेज की बात करें। और यानी कि आप मान सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। अगर आप इसे सीटों के आंकड़े में जोड़ें तो भारतीय जनता पार्टी 43 से 47 सीटें ला सकती है 68 विधानसभा सीटों में से, और कांग्रेस 19 से 23 पर सिमट कर रह सकती है। वहीं अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जा सकती हैं। लेकिन 2012 के मुकाबले अगर इसकी तुलना करें तो ये समझना जरूरी है कि 2012 में भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कांग्रेस से केवल 4% कम था, लेकिन सीटों का अंतर 10 का था। लेकिन यहां पर अंतर लगभग दोगुने का नजर आता है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। बिल्कुल, उसके साथ साथ जैसा कि अनुराग ने अभी आपको बताया, वोट शेयर में भी अंतर होता दिखाई दे रहा है। जो आखिरी तस्वीर है वो तो 18 तारीख को तय हो पाएगी, लेकिन ये जो हम आपके सामने पोस्ट पोल एग्जिट दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने के आसार कहीं ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। एनके सिंह साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरह से ये एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और बीजेपी की सरकार लगभग बनती दिख रही है, कम से कम हमारे एग्जिट पोल के आधार पर हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही आसार आपको दिख रहे थे? बिल्कुल यही है, और बिल्कुल सही किया है आपका सर्वे, 100% सही है। इसका एक बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है जिसे क्यूब लॉ कहते हैं। अगर बाइपोलर इलेक्शन है जो कि था हिमाचल प्रदेश में, और उसमें 6% का इजाफा हुआ है, तो 72 2n² का फॉर्मूला होता है जिसके तहत 72 सीटों का गैप आ जाता है, और 10% अदर्स को भी गया है। तो अगर इसको फैक्टर इन कर लें तो आपका बिल्कुल सीट की संख्या सही है, और ये मेरे ख्याल से शायद सबसे सटीक होगा आपका जो ये प्रेडिक्शन होने जा रहा है। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर जी भी जुड़ गए हैं। अभिलाष जी, आपसे भी समझने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस की मुश्किलें हिमाचल प्रदेश में बढ़ती हुई दिख रही हैं इस एग्जिट पोल के बाद। क्या आपको लगता है कि राज्य के स्तर पर कांग्रेस पार्टी में जो एक आंतरिक कलह की स्थिति थी, मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में जिस तरीके का गतिरोध था, वहां से भी कुछ मुश्किलें बढ़ती हैं क्या? निश्चित रूप से कांग्रेस को एक एंटी इनकम्बेंसी का एक जो गैर फायदा था वो तो था ही, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे तरीके से इस चुनाव को लड़ने की कोशिश करी। उन्होंने अपना केंद्रीय जो संगठन मंत्री थे रामलाल जी को वहाँ कई दिन तक वहाँ पर बिठा के रखा, और बहुत राज्यों से अलग अलग टीम्स वहाँ भेज के उन्होंने बहुत पहले से ऐसी तैयारी करके रखी थी कि बूथ तक जाकर उन्होंने कैंपेनिंग और अपना सारा उनका वहाँ का जो विजन डॉक्यूमेंट था वो भी काफ़ी दिन पहले आ गया था। और मुझे लगता है कि बीजेपी फॉट ए वेरी ऑर्गेनाइज्ड इलेक्शन इन हिमाचल प्रदेश। जी, उसके अलावा जो इनफाइट था कांग्रेस का, जी, आंतरिक कलह थी, वो लास्ट इलेक्शन के डेट तक वो चलती रही और वो रिजॉल्व नहीं हुई थी। ठाकुर साहब, जरा ये हमें समझाइए कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में मतदान हुआ और उसके ठीक पहले का माहौल देखें, राहुल गांधी ने वहां मुश्किल से 6 सभाएं की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 9 दिन का वक्त निकाला था, अलग अलग अगर हम महीने के आधार पर देखें, और उन्होंने तकरीबन 18 से ज्यादा सभाएं की। हिमाचल प्रदेश पर इतना जोर भारतीय जनता पार्टी का रहा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसा लगा जैसे कि वीरभद्र सिंह अपने आप में काफी हैं। क्या ये इस तरह से चुनाव को छोड़ा जा सकता है? मुझे लगता है कि भाजपा की जो मशीनरी है, चुनाव मशीनरी, वो बड़ी पावरफुल है, और हमेशा ही चाहे वो हारने की हालत में भी हो तो बहुत एग्रेसिव रहता है। हिमाचल तो खास करके जीतने की नौबत थी, और वहाँ इनके लिए सवाल था कि कितने ज़्यादा मार्जिन से जीत सकें। और कांग्रेस मुझे लगता है इस समय गुजरात पर ज़्यादा फोकस कर रहा था हिमाचल को छोड़कर, और लगातार पूरी टीम वहाँ पर उनकी पहुँची हुई थी। तो हिमाचल की स्थिति में छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ यदि थोड़ा मार्जिन कम होता तो कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी सफलता। क्या मनिंदर जी, इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही समझ में आ गया था कि करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर जैसे जो मुद्दे हैं वो हिमाचल प्रदेश में मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, लिहाजा बेहतर है कि मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दो और पहले ही जवाबदेही तय कर दो? ऐसा मनिंदर जी, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सवाल को हम अब लेंगे। हमारे साथ शिव प्रकाश शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं।
शिव प्रताप जी, आपको बधाई दें कि एग्जिट पोल के आधार पर हिमाचल प्रदेश में आपकी पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। 47 सीटें तक आपकी आ सकती है, न्यूज नेशन का एग्जिट पोल ये कहता है। और इसका अगर ऐसी ही तस्वीर निकलती है तो इसे आप क्या मानेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जीत या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था? देखिए, आज ये माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों की आस्था है और वह पूरी तौर पर पूरे देश में काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी, इनका जो परिश्रम है, संगठन की जो क्षमता है, ये दोनों मिलकर करके एक अजीब सा जादू दिए हुए हैं जिस पर चल रहा है। लेकिन एक बात बताइए शिव प्रताप जी, जिस तरह से ये पूरा पोल मशीनरी चल रहा है, अभी हम गुजरात के आंकड़ों का भी खुलासा करेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रचार कर रहे थे, दूसरी तरफ कांग्रेस से वीरभद्र सिंह थे, राहुल गांधी वहां न के बराबर गए, तो क्या माने हम? प्रधानमंत्री ने पूरा दमखम लगाया लेकिन कांग्रेस ने माना कि शायद प्रधानमंत्री के मुकाबले वीरभद्र ही काफी है। देखिए, विषय ये नहीं है, प्रधानमंत्री किसी चुनाव को छोटा नहीं मानते हैं। वो ये मान करके चलते हैं कि जब अगर हमने ये कहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है जी, तो उस आधार पर हमें काम भी करना है और धीरे धीरे वो कांग्रेस मुक्त भारत को करते चले जा रहे हैं। अब राहुल गांधी जी या कोई अपनी बात सोचे, प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं, कार्यकर्ताओं की और जनता के दिल की बात कह रहे हैं। शिव प्रताप जी, कुछ आंकड़े आपके सामने और प्रस्तुत करना चाहेंगे। हमने मुद्दे पूछे थे और उन मुद्दों में सबसे पहला जो जवाब निकल कर आया कि जिन मुद्दों पर लोगों ने वोट डाले हिमाचल प्रदेश में, उसमें विकास को लेकर 27% लोगों के लिए वो सबसे बड़ा मुद्दा था। महंगाई को लेकर 17% लोगों के लिए था कि वो सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर हम इस बात पर बात करें, जाहिर सी बात है राज्य सरकार तो महंगाई बढ़ा नहीं सकती, उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की मिलीभगत होती है। तो ऐसे में क्या आप नहीं मानते कि आज महंगाई के मुद्दे पर आपकी सरकार घिर सकती है? दिक्कत होगी आपको, लोग महंगाई को बड़ा मुद्दा मान रहे हैं। देखिए, जो महंगाई के मुद्दे की आप बात कर रहे हैं, सीजनल स्थिति में कभी कभी ये स्थिति आती है, ऐसा नहीं है कि हम उसको इग्नोर किए हुए हैं। लेकिन पूरी तौर पर आज भारत की मुद्रा स्थिति को लेकर के, आर्थिक व्यवस्था को लेकर के संपूर्ण भारत नहीं बल्कि पूरा विश्व यह मान रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था एक सुदृढ़ व्यवस्था है। महंगाई की बात कभी कभी सीजनल स्थिति जो मैं कह रहा हूं उस पर आती है। हिमाचल का चुनाव तो शिव प्रताप जी, बड़े अदब से आपसे कहना चाहूंगा, महंगाई को सीजनल कैसे कह रहे हैं, जरा बताइए। क्या दाल की कीमतें कम हो गई 2014 से जब आपकी सरकार बनी थी? तो क्या आज तेल कम कीमत पर मिल रहा है? क्या आज सब्जियों के अलावा बाकी तमाम चीजों की कीमतें कम हुई हैं? एक ऐसी चीज बता दीजिए जिसकी कीमत कम हो गई होगी 2014 के मुकाबले। देखिए, 2014 की जो स्थिति थी उसमें दाल की भी कीमत कम हुई है, तेल की भी कीमत कम हुई है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुई, बिल्कुल। मैं आपने जो सवाल किया है उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल कम हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कहीं कहीं जैसे कभी टमाटर की स्थिति हो जाती थी तो वहाँ के उत्पाद के आधार पर हो जाता था। तो ये नहीं है मैं ये कह रहा हूँ, उसको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन कमी 14 से और आज के बीच में बिल्कुल हुई है, इसको बड़े दावे के साथ हम कह सकते हैं। चलिए, हम अभी अनुराग तमाम मुद्दे अभी एक बार जरा प्रदर्शित कर दी। आइए एक बार मुद्दों की बात करें। अलग अलग मुद्दों को लेकर जनता से सवाल पूछे गए कि दरअसल में उनके जहन में किस तरीके के मुद्दे काम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और जो पहला सवाल था वो यही कि 2017 के हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, सबसे अहम मुद्दा क्या है। 27% लोगों ने कहा कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन 17%, जैसा अभी अजय जी जिक्र कर रहे थे, 17% लोगों को लगता है कि महंगाई बड़ा मुद्दा है विधानसभा चुनाव में, जबकि 14% के मुताबिक बेरोजगारी के मोर्चे पर भी मतदाता सोच रहे हैं। 13% हिमाचल के मतदाताओं को लगता है कि महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है। और आपको समझना होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़े सवाल खड़े हुए थे हिमाचल प्रदेश की सरकार पर। करप्शन हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा बना रहा। 11% लोगों को लगा कि ये एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल। और आइए आपको ये दिखाएं कि जीएसटी जिसको लेकर इतनी लगातार चर्चाएं हो रही थी, गुजरात में लेकर भी इससे काफ़ी बातें कही जा रही थी, उससे लेकर लोगों का क्या मत रहा। हिमाचल प्रदेश में 43% लोगों का मानना रहा कि जीएसटी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन एक बड़ा वर्ग है जो कि तकरीबन 57% का है जो ये मानता है कि या तो वो मुद्दा है ही नहीं या फिर उसके बारे में उनकी राय एकजुट नहीं होती दिखाई दे रही। तो जीएसटी के मुद्दे पर ऐसा लगता है जैसे कि केंद्र सरकार को घेर पाने में कांग्रेस कम से कम हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा सफल होती नहीं दिखाई दी। इसके अलावा और भी सवाल हमने पूछे थे। एक और बड़ा सवाल हमने ये जानने की कोशिश की थी कि अगर लोगों को ऐसा क्या प्रतीत होता है कि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होनी चाहिए। इस पर 51% लोगों का मानना था हिमाचल प्रदेश में कि एक ही पार्टी की सरकार अगर हो तो ज्यादा बेहतर होता है। ये बात जो कि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती दिख रही थी, ये बात स्पष्ट हो रही है। शिव प्रताप जी, अब जिस तरह से आप एक के बाद एक लगातार चुनाव जीतते चले जा रहे हैं राज्यों के, इसमें कोई शक नहीं है कि लगभग 2/3 हिंदुस्तान में राज्यों में आपकी सरकारें हैं। तो अब तो सरकार राज्य में आपकी, केंद्र में आपकी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी लगातार दिक्कतें तो हो ही रही हैं ना। आप भी जानते हैं कि जीएसटी के मुद्दे पर नोटबंदी की वजह से आर्थिक तरक्की लगातार कम होती रही है। जिस आप इंडस्ट्रियल इंडेक्स की बात करते हैं आज वो अपने सबसे न्यूनतम पर है, रोजगार की बात करते हैं वो न्यूनतम पर है। तो कहां बेहतर हो रहा है सब कुछ? देखिए, जहां तक जीएसटी की बात है, सभी राजनीतिक दलों ने जीएसटी को श्रेष्ठ माना था कि यह जो का टैक्स जो है पूरे देश के लिए ठीक हो सकता है। आज पूरे विश्व में 160 ऐसे देश हैं जिन देशों में जीएसटी लागू है, भारत उसमें से एक है जी। शुरुआती दौर में जीएसटी में थोड़ी सी परेशानी आई थी, लेकिन आज स्थिति यह है जी कि हैदराबाद और गुवाहाटी की बैठक के बाद जीएसटी को सभी लोगों ने पूर्ण रूप से स्वीकार किया है। हमने टैक्स के रेट तक को कम किया है, यहाँ तक कि 28% का जो टैक्स था उसमें से भी बहुत वस्तुओं कम किया। 178 वस्तुओं पर तो एक ही साथ कम किया है। 28 को 18 किया, 18 को 12 किया, 12 को 5 किया, 5 को 0 तक कर दिया जी। आज जीएसटी सभी लोगों का। शिव प्रताप जी, जाहिर सी बात है आप ये दलीलें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी सरकार ने सबसे पहले तो आसमान में टैक्स पहुंचा दिया, और जब बहुत लोगों की जूते पड़ने लगे आपको तो फिर आपने समझा कि उसको कम करते हैं। मैं एक और चीज आपसे पूछता हूं, जरा ये बताइए, आधार को तमाम चीजों से लिंक करने की डेडलाइन 18 बार बढ़ाई गई है, ये क्या है? अब आखिर बार आप कह रहे हैं कि नहीं 31 मार्च आखिरी डेट है, पहले 31 दिसंबर आखिरी डेट था, उसके पहले अक्टूबर आखिरी डेट था। भाई आप एक बार तय कीजिए ना, क्या करना चाहते हैं? क्या सरकार में लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि सरकार में क्या निर्धारित किया जाए, डेडलाइन क्या होती है? हम हर चीज एक्सटेंड करते रहते हैं। देखिए, भारत में जब आधार पर अनेक बार लोगों ने विरोध किया, आज आधार की ही परिणति है जी कि उत्तर प्रदेश में 18 लाख ऐसे कार्ड पकड़े गए जो अवैध थे और वो राशन पानी चल रहा था। आधार से जब जुड़ा तो 18 लाख ऐसे कार्ड पकड़े गए जिनका कहीं नामो निशान नहीं है जी। आधार आइडेंटिफिकेशन है भारतीय नागरिक का, और इस नाते आधार जब आ जाएगा तो भ्रष्टाचार भी खत्म होगा।